नमस्कार। महिला आरक्षण विधेयक पर बहस तो चारों तरफ चल ही रही है, लेकिन इसी बीच एक तर्क ऐसा भी है जो इसे सशक्तिकरण नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान मानता है। तो आज हम इसी मजबूत और कह सकते हैं विवादास्पद दृष्टिकोण को जरा गहराई से समझेंगे। तो ये है इस पूरे तर्क की बुनियाद। ये नजरिया आरक्षण को सम्मान नहीं बल्कि एक अपमान की तरह देखता है। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए इस दावे के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तर्क का जो पहला हिस्सा है वो कुछ ऐतिहासिक और आज की महिला नेताओं के उदाहरणों पर टिका है, जिन्होंने बिना किसी आरक्षण के राजनीति में अपनी जगह बनाई है। इस तर्क को मजबूत करने के लिए जो नाम सामने आते हैं उनमें एक बड़ा नाम है सुषमा स्वराज जी का। वो बिना किसी कोटे के एक बहुत बड़ी नेता बनी। या फिर निर्मला सीतारमण जी, जिनके लिए सवाल ये उठाया जाता है कि वो भला किस आरक्षण के सहारे आज सदन में हैं। फिर मायावती जी का उदाहरण दिया जाता है, जो एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और यहाँ तक कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में भी यही पूछा जाता है कि क्या उन्हें देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए किसी आरक्षण की जरूरत पड़ी। और देखिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रतिभा पाटिल, जयललिता, ममता बनर्जी से लेकर अगर इतिहास में जाएं तो रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई तक के नाम लिए जाते हैं। मतलब कहा यह जाता है कि इन सभी शक्तिशाली महिलाओं ने तो अपने दम पर ही इतिहास बनाया है, किसी आरक्षण के सहारे नहीं। और यहीं पर आकर यह तर्क अपने सबसे बुनियादी सवाल पर रुकता है। इन सभी उदाहरणों को सामने रखकर पूछा जाता है, भाई इनमें से किसी को कौन सा आरक्षण मिला था? और जवाब है, कोई नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी महिलाएं बिना आरक्षण के सफल हो सकती हैं तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? और यहीं से ये तर्क एक बहुत गहरे, एक दार्शनिक मुद्दे की तरफ जाता है। इस दृष्टिकोण के हिसाब से आरक्षण एक बैफाकी की तरह काम करता है। मतलब ये एक संदेश देता है कि महिलाएं अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर सफल नहीं हो सकती और उन्हें एक सहारे की जरूरत है, जो कि एक तरह से उनकी अपनी काबिलियत पर ही सवाल उठाता है। अच्छा, अब ये जो विश्लेषण है ये एक और भी दिलचस्प मोड़ लेता है। ये तर्क सिर्फ आरक्षण की जरूरत पर ही सवाल नहीं उठाता, बल्कि संसद में जो महिला सांसद आज हैं उनके प्रदर्शन की भी आलोचना करता है। ये तर्क मौजूदा महिला सांसदों के प्रदर्शन पर भी उंगली उठाता है। देखिए, आंकड़े ये बताते हैं कि लोकसभा में इस वक्त 74 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 24, यानी कुल मिलाकर 98 महिला सांसद हैं। लेकिन इस तर्क के अनुसार असली सवाल संख्या का है ही नहीं, असली सवाल तो प्रभाव का है। ये तर्क इन 98 सांसदों की संख्या की तुलना उनकी कथित निष्क्रियता से करता है। दावा यह है कि सदन में इतनी सारी महिलाएं होने के बावजूद महिलाओं से जुड़े जो गंभीर और जरूरी मुद्दे हैं उन पर उनकी आवाज उतनी मजबूती से नहीं सुनाई देती। इस तर्क के मुताबिक चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, लड़कियों के अपहरण की बात हो या महिलाओं के खिलाफ होने वाले दूसरे अत्याचार हों, इन मुद्दों पर महिला सांसदों के तरफ से सदन में कोई मजबूत आवाज नहीं उठती, जबकि ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं। तो इन सभी तर्कों के बाद ये पूरा का पूरा दृष्टिकोण एक आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर महिलाएं बिना आरक्षण के सफल हो सकती हैं और जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं वो भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे, तो फिर असल में जरूरत किस चीज की है? और ये है इस तर्क की अंतिम चुनौती। सुझाव ये है कि संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो महिलाएं पहले से ही सत्ता के पदों पर मौजूद हैं वो महिलाओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा तो रही हैं या नहीं। और बस ये पूरा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म हो जाता है कि क्या राजनीति में सिर्फ संख्या का बढ़ जाना ही काफी है या असली सवाल प्रभाव का है, आवाज का है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना वाकई जरूरी है।